तो यार अगर पूरा चैप्टर नहीं भी देखना तो लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव का अंतर समझ लेना बस, क्योंकि इस तरह से समझाने की कोशिश करना कि यूट्यूब पे किसी ने कोशिश नहीं करी होगी ऐसे समझाने की, तो डायरेक्ट आप वहां पर पहुंच सकते हैं टाइम स्टैम्प से। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? देखा लापरवाही का नतीजा। इसलिए मैं कहता हूँ साउंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अच्छे से पढ़ा होता तो आपको मेरी आवाज सुनाई देती। तो इस चैप्टर में जहां भी आपने पढ़ा कहीं भी, तो आपको ये प्रॉब्लम आई होगी कि भाई ये समझ नहीं आता, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, ये मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। भाई एकदम नया नया आ गया तो सिलेबस में, और रिवर्बरेशन और इको, इसको तो मैं मिक्स कर देता हूँ। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे, ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होने वाला है। अगर इस चैप्टर को आपने ध्यान से देखा तो आपके लिए ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर हो जाएगा, जो कि 9th क्लास में 90% लोगों के लिए सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है। बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे साउंड्स के बारे में कि भाई ये साउंड क्या होती है, एक्चुअल में साउंड है क्या, उसकी डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये प्रोपोगेट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। फिर उसके बाद ये ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इन्हीं में तो समझ नहीं आता, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल है मुझे पता है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, लाइट वेव कौन सी वेव होती है, साउंड वेव कौन सी वेव होती है, ये साउंड वेव को ये मैकेनिकल क्यों कहते हैं, चांद पे जाता हूं तो मेरा दोस्त मेरे को गाली देता है, वो मेरे को सुनाई क्यों नहीं देता है, ये सब क्यों ऐसी चीजें होती है, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, इको रिवर्बरेशन, यूजेस ऑफ रेंजिंग ऑफ हियरिंग, ये सारी चीजें, अल्ट्रासाउंड और जितनी भी इसके यूजेस है, सब कुछ पूरा चैप्टर वन शॉट में डिटेल में देखने वाले हैं। तो भाई दिल थाम के बैठो, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट्स को खोल करके बैठो, और अगर कोई भी मैं इंपॉर्टेंट चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा आपकी क्लास के लिए तो उसको आप उस नोट्स में साइड में लिख लेना। तो साउंड की अगर सिंपल सी बात करें तो कुछ नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी, हर चीज एनर्जी होती है, कोई भी चीज है, जैसे एनर्जी के फॉर्म में क्या है, जैसे ये मार्कर है, ये भी एक्चुअल में एनर्जी है। हर चीज एक एनर्जी है। हमारी दुनिया में जो भी चीज है ना, सब एनर्जी है। तो साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है, तो मैं एनर्जी यूज कर रहा हूं। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसेस हियरिंग। अब साउंड कहीं से आएगी तो हमारे कान में हियरिंग होगी, यानी सुनाई देगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई सिंपल सी, फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करता है। भाई एनर्जी कंजर्वेशन ये क्या होता है, पढ़ा तो है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, की एनर्जी को दोबारा कहीं से भी बनाया नहीं जा सकता या उसको खत्म भी नहीं कर सकते, यानी कि एनर्जी कंजर्व रहती है। तो वो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये रूल भी फॉलो करता है साउंड। ये रूल फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि साउंड एनर्जी है। अब ये रूल तो बहुत चीजें फॉलो करती है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने वहां भी पढ़ा हुआ है कि मान लो जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है तो उसमें रिएक्टेंट जो जितने होते हैं उतने प्रोडक्ट होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। ये एटम्स जो था यहाँ पे भी डॉल्टन ने बताया था। वो भाई मैं एटम नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं साउंड ही पढ़ा रहा हूँ। बस मैं बता रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या एक्चुअल में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है साउंड। अब एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी। क्या आप साउंड को निकाल सकते हो, क्या आप बोल सकते हो बिना एनर्जी के। अब आप बोलोगे मैं तो ऐसे बोलूंगा, हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग, ऐसे बोलूंगा। तो वो तरीका जो हो गया वो छोटे आवाज में हो गया, आप बोलोगे उसमें एनर्जी नहीं लग रही। अच्छा बोलते रहो वैसे ही, पूरी जिंदगी भर वैसे ही बोलते रहना, पूरे दिन भर रात भर वैसे ही बोलते रहना, बट आपकी एनर्जी क्या खर्च नहीं होगी, तब भी होगी। तो इसका आंसर क्या है, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी। मुश्किल है भाई, बिना एनर्जी को यूटिलाइज करे हम कैसे साउंड प्रोड्यूस कर लेंगे, हर चीज में एनर्जी चाहिए। मैं साउंड भी निकाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या आप वहां पे अगर पढ़ रहे हैं और आपने मान लो साउंड प्रोड्यूस करी, अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को पानी दे दो, तो जो भी साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें एनर्जी का यूज हो रहा है। और फिर हमारी प्यारी एनसीईआरटी ने ये भी पूछा, कैन यू प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चीज हिल नहीं रही तो क्या आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप बोलोगे हाँ मैं तो कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं हेलो, तो आज मैं जा रहा हूं पढ़ने और आपके लिए मैं पढ़ूंगा और पढ़ते पढ़ते पढ़ूंगा और पढ़ के फिर पढ़ने के बाद फिर और पढ़ूंगा, फिर पढ़ के फिर पढ़ूंगा। तो आप बोलोगे कि मैं तो वाइब्रेट नहीं कर रहा, मेरी साउंड निकल रही है। अच्छा वाइब्रेट नहीं कर रहे हो वाइब्रेट कहां से, वाइब्रेट कर रहे हो आप, वहां वोकल कोड आपके यहाँ पे होते हैं। देखो आप बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी आपको बोलने का मन है, अपने दोस्त का नाम बोलो, ओए चुन्नू, ओए चुन्नू चुन्नू, तो ये हिल रहा है कि नहीं, हिलना यानी वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं। तो ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये वोकल कोड होते हैं हमारे यहाँ पे, उसका वाइब्रेशन होता है। हम जो है लैरिंग्स से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लैरिंग्स एक बॉडी का पार्ट है, वोकल कोड को लैरिंग्स बोला जाता है। ये 8th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने वहां पे भी तो हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था। क्यों भूल जाते हो पिछली चीजों को, मत भूला करो। तो यहाँ पे वोकल कोड है हमारे, इससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके अंदर कोड है, वोकल कोड, कोड यानी तो तारे पतली पतली, वो वाइब्रेट कर रही है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो आपकी बात गलत हो गई ना,
तो हर चीज, जो भी चीज होती है वाइब्रेशंस जो करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि साउंड जो ह्यूमन में होती है, साउंड ऑफ ह्यूमन वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन, साउंड जो ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करता है उसमें वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, वाइब्रेट वाइब्रेट बोल रहे हो, वाइब्रेशन का वर्ड का यूज कर रहे हो, लेकिन वाइब्रेशन है क्या? तो वाइब्रेशन कुछ नहीं है, सुनो सुनो, पीछे मत देखो, पहले मेरी बात सुनो। वाइब्रेशन का मतलब होता है सिंपल सी चीज। वाइब्रेशन यानी कोई भी चीज, कोई भी, अगर उसको मैं टू एंड फ्रो, अब ये टू एंड फ्रो क्या होता है? तो इधर उधर या फिर ऊपर नीचे, इधर उधर, इधर उधर अगर घुमाया मैंने किसी भी चीज को, टू एंड फ्रो मोशन, तो उसको मैं वाइब्रेशन बोलता हूं। यानी क्या लिखा है डेफिनेशन? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रैपिड करना है, टिनिंग 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 टिनिंग। तो रैपिड जो मोशन होता है, जो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है, टिनिंग टिनिंग ऐसे नहीं करना कि ऐसे कर रहे हो, बहुत देर नहीं, रैपिड मोशन करना है, टिनिंग 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 टिनिंग, तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वाइब्रेशन क्या है? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है साउंड को, यानी कि हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाला टॉपिक पढ़ भी लिया, पता चला आपको कि साउंड जो है प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन से होती है। तो ये तो समझ आ गया, बट ये मुझे समझाओ कि यार ये जो साउंड है वो प्रोपोगेट यानी चल कैसे रही है? कि आ कहां से रही है तो मुझे पता चल गया कि कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो वहां से साउंड आ रही है, बट ये प्रोपोगेट कैसे हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, ये तो बताओ मुझे। इसका प्रोपोगेशन होता है, देखो लिखा है मैटर और ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट ट्रांसमिट, मतलब कि जिस मैटर से, पहले तो ये समझते हैं कि भाई प्रोपोगेशन कहां से हो रहा है। तो प्रोपोगेशन हो रहा है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे पास यहीं पे होते, यहीं पे खड़े होते, तो यहां से लेकर के आप तक साउंड कैसे पहुंचती? अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ हूं, तो यहां से आप तक साउंड कैसे पहुंचती? वो इस बीच से होकर के जाती। तो जिस बीच से ये होकर के जा रही है, जहां से साउंड ट्रांसमिट हो रही है, जिधर से साउंड जा रही है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वेयर, मैटर, ये यहाँ पे कुछ होगा ना कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं ये जगह खाली है, कम से कम यहाँ पे हवा और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स तो कुछ तो है यहाँ पे, तो हमारे बीच में कुछ है, तो वो जो कुछ है वो कुछ मीडियम है एक्चुअली। तो ये मीडियम तीन तरह का हो सकता है, ये तो सॉलिड हो सकता है, यानी अगर मान लो आप एक टेबल पे हो और आपने टेबल पे अपने कान ऐसे कर रखे हैं, ऐसे करके ऐसे कान कर रखे हैं आपने, और मैंने एकदम से बजाया ढम, तो फिर क्या होगा? आप तक कान तक आवाज पहुंचेगी। कैसे पहुंची? वो उस टेबल में से होके गई, यानी सॉलिड, तो सॉलिड से आवाज जाती है, एक मीडियम है सॉलिड, उससे आवाज गई। अगर मान लो आपने क्या करा है, आपने ना पानी के अंदर हो, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं हम दोनों मिलकर के, और मैंने एकदम से आवाज लगाई, ओ इधर सुनो, एकदम से आवाज लगाई, तो आपको सुनाई देगा। अगर मान लो आप हवा में, यहाँ पे हवा में होते हैं हम, तो गैस है ये, तो गैस में भी हम होते हैं तब भी साउंड सुनाई देती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मीडियम हो सकते हैं, इसमें साउंड सुनाई देते हैं। मीडियम, मीडियम क्या होता है? अरे मीडियम सिंपल सी बात है ना, जो हमारे बीच में है, जिससे साउंड ट्रांसमिट हो रही है उसे मीडियम बोलता हूँ। तो लिखी तो है डेफिनेशन, मैटर और ऑब्जेक्ट, मतलब मैटर या ऑब्जेक्ट जो भी हमारे बीच में है, थ्रू विच इट ट्रांसमिट, जिसकी वजह से ये साउंड ट्रांसमिट हो रही है, उसको मैं कहता हूं मीडियम, और मीडियम होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अब अगर बात करें कि ये पहुंचा कैसे, तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला ना कि जो आपकी घड़ी का जो पेंडुलम है, पेंडुलम पता है ना क्या होता है, जैसे ये जो घड़ी के नीचे लटक रहा होता है, तो ऐसे ऐसे करके होता है, टिनिंग 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 टिनिंग। तो भाई वो ऐसे ऐसे हिलता है, तो वो आवाज करता है कि नहीं करता है? करता है। तो क्या होता है ना कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, तो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से क्या होता है? पार्टिकल वाइब्रेट कर जाते हैं। यार ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बोल रहे हो, क्या मुझे नहीं समझ आ रहा? एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो। अब सुनना, जैसे ये ये आपका दोस्त है, दोस्तनी है, दोस्तनी है, मान लेते हैं ये आपकी दोस्तनी है, तो ये आपकी दोस्तनी है, इसकी दो चुटिया है, तो इसने आपको आवाज लगाई, मान लेते हैं आपका नाम है बंटी, बंटी। तो इसने बोला ओए बंटी, ओए बंटी, एकदम से बोला ओए बंटी, तुमने बोला हाँ बोलो, तो एकदम से सुनाई दिया। तो इसने बोला, जब इसने बोला बंटी, तो ये साउंड आप तक पहुंची कैसे? देखो, जैसे इसने बोला ओए बंटी, जैसे ही बोला, तो जब इसने ओए बंटी बोला, तो भाई यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, एयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल होते हैं कि नहीं, गैस होते हैं, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स है इसके अंदर। यहाँ पे आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं है, पर एयर्स के पार्टिकल है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, तो एयर्स के पार्टिकल है। तो जैसे ही उसने बोला ओए बंटी, तो फिर यहाँ के जो भी पार्टिकल्स थे
वो सारे के सारे यहाँ चले गए। देन उसके बाद ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो ये पार्टिकल ना एक्चुअल में ये ट्रैवल करके वहां तक नहीं पहुंचेंगे कि यहाँ से कोई पार्टिकल ओए बंटी बोला तो ये वाला पार्टिकल उसके कान के अंदर घुस गया ऐसा नहीं होगा। वो पार्टिकल जाएगा अगले वाले पे। जैसे मान लो एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा, तो मैंने नहीं बोला, उसने बोला, आपकी दोस्तनी ने बोला, आपकी दोस्तनी ने बोला ओए बंटी, तो ओए ओए बंटी बोलते क्या हुआ, इस वाले पार्टिकल ने बोला ओए टिनिंग उधर हो। तो ये इसने बस इतना बोला और ये वापस अपनी जगह पे आ गया। और ये वाला जो पार्टिकल है ये आगे गया और इसने अगले वाले को बोला ओए आगे पहुंचाइए ये चीज। फिर उसने बोला ओए आगे पहुंचाइए, ओए आगे पहुंचाइए। ऐसे कर करके वो आगे पहुंचाते गए। असल में क्या यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो आगे गए, आगे तक गए नहीं गए, लेकिन वो पार्टिकल उसने बस सिर्फ धक्का देके वापस अपनी जगह पे आ गया। तो ये जो आवाज है, ये जो एक तरह से जो डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस ही हुई ना। जैसे अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल ने इसको धक्का दिया तो इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसने अगले वाले को डिस्टर्ब कर दिया जो यहाँ पे था, तो अगले वाले को ऐसे डिस्टर्ब करते जा रहा है। डिस्टरबेंस यानी एक तरह से जो धक्का है, जो धक्का आगे लगा जा रहा है, तो वो धक्का आगे तक जा रहा है, पार्टिकल्स आगे तक धक्का दिए जा रहे हैं। देखो आपके बीच में ये तो बहुत कचरा कर दिया यहाँ पे है। देखो इस कचरे को थोड़ा साफ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, 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 एक यहाँ है, एक आपके कान के जस्ट पास में है। तो अब देखना क्या होगा। इसने बोला ओए बंटी, एकदम गुस्से में ओए बंटी, तो इसने जैसे ही बोला तो ये वाला पार्टिकल ने बोला ओए उसको उधर पहुंचा। इसने जो इस तुम्हारी दोस्तनी ने जो बोला है, इस दोस्तनी का कुछ नाम रख लेते हैं ना पहले। तो क्या नाम रखे इस दोस्तनी का? पिंकी। इसका नाम पिंकी है मान लेते हैं। तो पिंकी ने बंटी को बोला ओए बंटी, तो जैसे इसने बोला ओए बंटी, तो ये वाले पार्टिकल इसने बोला ओए ये वाली बात आगे तक पहुंचा दे। ये वाली बात इसने आगे तक पहुंचाने के लिए क्या किया, इसने बोला ओए चल आगे पहुंचा इसको। इसने बोला ठीक है, ओए आगे पहुंचा इसको, ओए आगे पहुंचा इसको। ये आगे पहुंचाए जा रहे हैं, ये खुद आगे नहीं जा रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं बस आगे। तो ये आगे पहुंचा रहे हैं और ये क्या पहुंचा रहे हैं आगे? डिस्टरबेंस को आगे पहुंचा रहे हैं। ये जो डिस्टरबेंस है ना, इसको वेव बोला जाता है, इसको आगे पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे करके ये आगे गया और ये इसके कान में चला गया। अब इसको सुनाई दे दिया ओए बंटी। उसने बोला हाँ बोलो पिंकी। उसने बोला हाँ बोलो पिंकी। उसने बोला ओए बंटी, उसने बोला हाँ बोलो पिंकी। एकदम से सुनाई दे दिया। क्यों? क्योंकि साउंड प्रोपगेट हुई। किस तरह से? देखो अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जो एयर है, एयर के जो पार्टिकल्स है उसे ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। उसने वाइब्रेट किया, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। जो पार्टिकल थे गैस के, हवा के जो पार्टिकल थे वो वाइब्रेट कर रहे थे बस। टुनुम, उसने बस ऐसे बोला अगले वाले को टुनुम और वो वापस अपनी जगह पे आ गया। और उसने अगले वाले को बोला टुनिंग, वो भी अपनी जगह पे वापस आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये चीज वहां चले गई ना। तो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट हो रहे हैं, इसने सिर्फ टुनुम करा, ये वहां नहीं पहुंचा। डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं किया, सिर्फ वाइब्रेट किया है। आफ्टर डिस्प्लेसिंग एडजेसेंट पार्टिकल, जब दूसरे पार्टिकल को इसने धक्का दिया, जैसे ये पार्टिकल इसने दूसरे को डिस्प्लेस किया, धक्का दिया, तो फर्स्ट पार्टिकल कम बैक, तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल था वो वापस अपनी जगह पे आ गया। हुआ कि नहीं ऐसा? देखो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो अगर आवाज उधर जा रही है तो इस पार्टिकल ने उसको धक्का दिया और वापस अपनी जगह पे आ गया ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर डिस्प्लेसिंग एडजेसेंट पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। और ऐसा ही होते रहेगा आगे तक। वो डिस्टरबेंस आगे तक पहुंचते जाएगी और कहां तक पहुंचेगी? अपने ईयर तक, कान तक पहुंचेगी। यानी बंटी को अब ये सुनाई दे दिया कि उसकी दोस्तनी ने बोला, पिंकी ने बोला है ओए बंटी, तो उसने इसलिए बोला हाँ बोलो। उसके बाद यहाँ पे बोला कि डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय सोर्स ऑफ साउंड, डिस्टरबेंस इज अ वेव। देखो ये बात तो समझ आ गई कि डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, कोई एक्चुअल में कोई पार्टिकल नहीं जा रहे वहां से वहां की, ट्रेवल करके वहां से वहां चले गए। डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टरबेंस का ट्रेवल करना, वो जो डिस्टरबेंस है वही वेव है, डिस्टरबेंस ही वेव है। जो वो धक्का वहां तक पहुंच रहा है ना, वो धक्का, जैसे भीड़ भाड़ में भी ऐसा होता है। लेकिन देखो बहुत सारे एग्जाम्पल से हम साउंड चैप्टर को समझ सकते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, आगे लाइन में लगे हो, तो मान लो आपके आगे ना कोई, मान लो भंडारा हो रहा है भंडारे का बहुत शौक होता है लोगों को, तो पूरी सब्जी बट रही है। अब मान लो उसमें क्या कहते हैं, पूरी रखी हुई है और पीछे लंबी लाइन लगी है, तो किसी ने बहुत तेज की धक्का दिया, तो हम क्या बोलते हैं, भाई मैंने धक्का नहीं दिया, पीछे से आया है। तो वो पीछे से धक्का कैसे आया? वो पीछे से धक्का क्या,
वो बंदा उठ करके यहाँ आ गया धक्का देने के लिए? नहीं, वो बंदा वहीं पे धक्का दे रहा है, लेकिन उसने सबको ही डिस्प्लेस कर दिया भाई। वो कह रहा है आगे हो, धक्का दे दिया, लेकिन वो बंदा वहीं पे है। धक्का देने का एग्जाम्पल समझ आया? तो अगर आप लाइन में खड़े हो और किसी बंदे ने पीछे से धक्का दिया, तो जो धक्का दे रहा है ना, वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल है, वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो ट्रेवल करके यहां तक नहीं आया, लेकिन वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। वो एक्चुअल में एक धक्के को ट्रांसफर कर रहा है। वो धक्का जो आगे तक जा रहा है ना, वही डिस्टरबेंस है। समझ आया है ना? देखो, अगर समझ आ गया ना तो मुझे बता देना कमेंट करके, कि थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ आपको ये सारे टॉपिक समझ आ रहे हैं मेरे से। तो ये जो होती है ना वेव, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस ही वेव है, धक्का ही वेव है, ये बात हमें समझ आ गई। तो जो धक्का ही वेव है ना, वो जो धक्का है वो दो तरह का होता है। यानी कि जो वेव है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल नहीं बोलते भाई, मैकेनिकल बोलते हैं उसको। एक होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? अरे भाई जिसको मीडियम चाहिए हो वो मैकेनिकल वेव है। यानी कि जैसे मान लो अब मैं गया आप चांद पे, तो मेरे दोस्त ने बोला मेरे को कि ओए, गाली दी, मतलब उसने ओए तेरी टी की टी, गाली दी उसने, मान लो तो उसने बोला तेरी टी की टी, तो गाली दी, तो हमें सुनाई भी नहीं दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि हमारे आसपास, हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। तो मीडियम नहीं है तो भाई साउंड कहां से आएगी? नहीं आने वाली, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए। और जो चांद है वहां पे मीडियम है ही नहीं। मून पे गए हैं हम दोनों दोस्त घूमने, बड़े मजे मजे में चले गए, लेकिन हमें एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही, यहाँ तक कि गाली तक नहीं सुनाई दे रही, कुछ नहीं सुनाई दे रहा हमें तो वहां पे। तो यानी कि साउंड को मीडियम चाहिए। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। कुछ वेव्स ऐसी भी होती है लेकिन जिसको मीडियम चाहिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव। अब बताओ, लाइट इतनी दूर से आ रही है, सन से लाइट आ रही है या फिर मून से आ रही है? मून तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है, वो तो सन का ही। तो सन से लाइट आ रही है, तो सन से जो लाइट आ रही है वो हमारे धरती तक आई। तो क्या हमारे धरती और सन के बीच में क्या कोई मीडियम है? बताओ, मीडियम है? अगर वहां जाए तो ऊपर जब हम जाते हैं तो वैक्यूम होता है, ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं है, गैसेस कुछ नहीं है, तो वैक्यूम है। अरे वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर रहा है भाई वेव? तो यानी कि लाइट वेव ऐसी वेव है जो कि नॉन मैकेनिकल है, और लाइट वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है उसको। नॉन मैकेनिकल जितनी भी वेव है, सीधी सी बात है, जिसको मीडियम नहीं चाहिए, ऐसी वेव जो मीडियम नहीं चाहती, जिसको मीडियम के बिना भी वो चल लेगी, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे पास, मेरे बीच में कोई है या नहीं, लेकिन वो चले जाएगी, तो वो होती है नॉन मैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है उसको। बस सिंपल सी बात है। अब हमने ये तो बोल दिया कि पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, ठीक है, और ये भी समझ आ रहा है कि दो तरह की वेव्स होती है। तो दो तरह की वेव्स कौन सी होती है? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव कौन सी? इसमें मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल कौन सी? इसमें मीडियम नहीं चाहिए। बट जो वेव होती है ना, उसको ना हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में भी बांटते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव तो देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, लिखा तो यहाँ पे सब कुछ है, लो देख लो, पढ़ लो, बाय बाय। मैं जाऊं? नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए आया ना यहाँ पे, तो ध्यान से सुनो। अब तो हमें समझना क्या है, देखो ध्यान से। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जैसे मान लो आपने एक गाना चलाया, गाना कौन सा चलाया? अब डीजे वाले बाबू मेरा गाना वो चला दिया, मान लो ऐसा चला दिया आपने। तो ये स्पीकर है, स्पीकर, और आंटी पुलिस बुला लेगी गाना बजाएंगे तो, है ना? तो यहाँ पे क्या आने वाला है? देखो, पार्टिकल्स यहाँ पे है सब में, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन अब ध्यान से मेरी बात सुनना। एक यहाँ पे भी पार्टिकल्स है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स है, यहाँ भी पार्टिकल्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, सब जगह पार्टिकल्स है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अगर एक पार्टिकल ये था और एक पार्टिकल ये, तो स्पीकर यहाँ है, मान लो मेरा मुंह स्पीकर और मैं गाना बोल रहा हूँ, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो गाना चलाया, तो मान लो ये पार्टिकल एक ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा। तो अब देखो, जैसे ही मैं बोलूंगा तो क्या ये पार्टिकल वाइब्रेट करके उसे धक्का देगा? देगा कि नहीं? है ना, देगा। तो जैसे इसने धक्का दिया तो ये उधर चला गया। तो ध्यान से देखो, ये वाली जगह जहां मेरा दोनों हाथ है, तो एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल भी यहीं आ गया है, दोनों एक ही जगह पे आ गए, तो यहाँ पे भीड़ हो गई है। लेकिन ये जो जगह जहां पे ये वाला पार्टिकल, पहला वाला पहले था, पहला वाला पार्टिकल जहां पहले था, वो जगह खाली हो गई है। जब ये पार्टिकल वहां गया तो इधर भीड़ हो गई, लेकिन ये तो खाली रह गया, ये वाली जगह। तो ये खाली जगह रह गई, तो इस खाली जगह को कवर बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये खाली जगह है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि पार्टिकल नहीं होंगे, पार्टिकल तो यहाँ भी होंगे भाई, पार्टिकल तो यहाँ भी होंगे। ऐसा थोड़ी ना होता कि सारे पार्टिकल्स, अब मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ पार्टिकल अपने हाथ को दिखाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा थोड़ी ना होता, छोटे छोटे चिन्ने 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 मुन्ने निन्ने मुन्ने ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। वो जो पार्टिकल्स है वो आगे चले गए, कुछ गए, सारे नहीं गए, कुछ गए, तो कुछ पार्टिकल्स आगे चले गए, तो यहाँ भीड़ हो गई। तो यहाँ पे जगह खाली सी रह गई, लेकिन यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो गई भाई,
यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई, ये जो जगह है ना यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे इधर के भी पार्टिकल्स खिसक करके इधर आ गए हैं, तो ये जगह भीड़ वाली हो गई। लेकिन ये जगह ऐसे इसमें भी होगा कि ये जगह खाली रह गई, क्योंकि यहाँ का भी तो पार्टिकल आगे चला गया होगा भाई, सिंपल से तो बात है, यहाँ का पार्टिकल्स भी आगे चला गया होगा, तो इधर इसने भीड़ मचा दी होगी, भीड़ मचा दी, भीड़ मचा दी, भीड़ मचा दी, मचा दी भीड़ यानी कि मचा दिया, यानी कि मैकेनिकल वेव, यानी कि मैकेनिकल वेव। वाह क्या ट्रिक निकाली है। तो साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है एक ट्रिक निकल गई ये भी यहाँ से। तो यहाँ पे कम जगह है, नहीं कम जगह नहीं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर पार्टिकल्स इधर आ गए, यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादातर जो थे वो इधर चले गए। फिर यहाँ के भी जो पार्टिकल्स होंगे, ये भी जगह होगी, यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ भीड़ बना लिए होंगे, सबके सब यहाँ भीड़ बना लिए होंगे, सबके सब यहाँ भीड़ बना लिए। तो ध्यान से सुनना अब, एकदम ध्यान से, क्योंकि इसको जब समझोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव भी बहुत अच्छे समझ आएगा। तो देखो ये जो जगह है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, क्या यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा कि नहीं, प्रेशर कम, कैसे प्रेशर कैसे कम, अरे भाई पार्टिकल्स दूर दूर है तो प्रेशर थोड़ा ना लग रहा है, लेकिन पार्टिकल्स अगर एकदम पास पास आ गए तो प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा, और डेंस भी हो गया वो इलाका, यानी कि बहुत घनी जगह हो गई। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी कम है, लेकिन यहाँ अगले वाले में देखो, अगले वाले को देखो ध्यान से, अगले वाले को, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, क्या यहाँ प्रेशर भी ज्यादा है, हाँ प्रेशर भी ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर भी ज्यादा है। तो अब सुनो, डेंसिटी जहां पे कम होती है, कम यानी कि हल्का, यानी कि रेयर, हल्का यानी रेयर होता है, तो रेयर ये जगह जो है वो है रेयर, और ये हिस्सा है, ये पूरे साउंड का हिस्सा है, छोटा सा रेयर जगह है, ये रेयर, रेयर हिस्सा यानी रेयर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। जबकि भाई यहाँ देखो डेंसिटी कितनी तगड़ी है, एकदम ज्यादा डेंसिटी है, और यहाँ पे सारी की सारी चीजें कंप्रेस हो गई, सारी की सारी चीजें दब गई, दबी दबी सी हो गई, देखो इस पार्टिकल ने इसको भी दबा दिया तो एकदम दबा दबा हो गया, तो यानी यहाँ की चीजें कंप्रेस में आ गई। तो इस जगह को, ये जो एरिया है, जो ये घनी वाली डेंसिटी है, जो एकदम घनी जगह है, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। तो रेयर फ्रैक्शन को शॉर्टकट में आर से दिखाया और कंप्रेशन को शॉर्टकट में सी से दिखाया। एंड अब ध्यान से सुनना, अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ कौन सा, ये वाला ग्राफ बनाया मैंने, ये वाला, ये, अब ये किसका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे ले लेते हैं प्रेशर, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम। इसकी जगह क्या मैं डेंसिटी भी ले सकता हूं, क्यों 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 डेंसिटी क्यों ले सकते हो, क्योंकि प्रेशर जब जहां पे ज्यादा है वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा है, और जब प्रेशर कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम हो रही है, तो यानी कि दोनों सेम ही है ना एक तरह से, सेम मतलब डेफिनेशन वाइज सेम नहीं है, बट दोनों के चेंजेस तो एक जैसे हो रहे, प्रेशर जहां ज्यादा है वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा है, प्रेशर जहां कम है वहां डेंसिटी भी कम है। तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इसको, देखो कि अगर मैं यहां से चलना शुरू, मान लो मैंने यहां से चलना शुरू किया, तो मैं ये देख रहा हूँ धीरे 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 प्रेशर बढ़ रहा है, और एक जगह प्रेशर एकदम हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट प्रेशर हो गया, फिर जब मैं आगे जाए जा रहा हूं तो प्रेशर कम होता जा रहा है, फिर उसके बाद प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर नीचे की तरफ, फिर वापस प्रेशर वही हो जा रहा है सेम। तो इसको मैं ऐसे दर्शा सकता हूं, और जब मैं एक पॉइंट से लोड करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाता हूं, उसी पॉइंट पे घूम करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई पेंडुलम है, तो पेंडुलम एक बार यहां गया जूम, फिर यहां आया जूम, फिर यहां गया जूम, फिर यहां आया जूम, तो वो पेंडुलम का एक वाइब्रेशन होता है। ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज नहीं, तो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से एकदम, जैसे कोई पेंडुलम है, ये सपोज दिस इज पेंडुलम, ये पेंडुलम मार्कर है, पर ये पेंडुलम है मान लो, तो ये पेंडुलम अगर मान लो इधर गया जूम, फिर इधर गया जूम, जूम, फिर इधर आ गया, तो ये वापस लौट करके अपने आप यहां जब आया तो इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, ये जो है पूरा जब ये घूम के यहाँ आया तो इसको हम एक चक्कर बोलते हैं, इसको एक वाइब्रेशन बोलते हैं, एक वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। समझ आया, कुछ नहीं आया,
कोई बात नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में और अच्छे समझने वाले हैं, इसको हम वहां पे मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। अब ठीक है, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ये सब समझ आ गया। क्या स्प्रिंग में भी ऐसा ही नहीं होता? अगर ध्यान से देखोगे तो, कि जो स्प्रिंग है उसमें भी ऐसा ही होता है कि हल्का 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 ऐसे पास दूर दूर होते हैं, फिर कोई सा ऐसे होता है जो एकदम पास पास होते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं, फिर पास पास हो जाते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं, फिर पास पास हो जाते हैं। तो ये जो जगह है, ये रेयर फ्रैक्शन हो गई, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन तो समझ आ गया, लेकिन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल तो बता दो भाई। बता रहा हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, सुनो। मैकेनिकल, देखो टाइप्स ऑफ वेव में मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल तो हमने देख लिया। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है, वेव विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, जैसे साउंड वेव को मीडियम चाहिए। और मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल जो होती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? वेव डू नॉट, जिसको नहीं चाहिए भाई, क्या नहीं चाहिए? मीडियम नहीं चाहिए टू ट्रैवल, जैसे लाइट वेव, सन से धरती पे लाइट आती है। तो अब टाइप्स ऑफ वेव की अगर बात करें तो इसमें तो ये तो हमने जो देखा था वो मीडियम की बेस पे देखा था कि किसको मीडियम चाहिए किसको नहीं। मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल, नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल। लेकिन बेस्ड ऑन पार्टिकल मोशन, कि पार्टिकल्स का मोशन कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा। अगर डिस्टर्बेंस वेव कैसे ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज है, पहले बता दूं मैं। देखो पार्टिकल, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। पार्टिकल मतलब धक्का देने वाला इंसान, याद है जिसने धक्का दिया था? धक्का देने वाला, भंडारे की लाइन में लगे थे तो वहां पे जिस बंदे ने खुफिया तरीके से धक्का दिया वो पार्टिकल है। लेकिन जो धक्का है, जो धक्का आगे गया, जो धक्का है वो धक्का क्या है? वो धक्का ही वेव है, वही है डिस्टरबेंस। वेव वही है, डिस्टरबेंस भी कहा जाता है इसको। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनना अब, एकदम ध्यान से, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल समझ आ जाएगा। और भंडारे का एग्जांपल ही लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि वहां से बड़ी इजी समझ तरीके से समझ आएगा। देखो समझना, जैसे मान लो आप आगे लगे हुए हो, आप लाइन में आगे हो और आपके आगे भी 4-5 लोग हैं और पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो पीछे से ना कहीं से धक्का आया, तो उस पार्टिकल ने, पार्टिकल में तो समझे जो धक्का दे रहा है, उसने ऐसे करके धक्का दिया, जुम्बा। तो उसने धक्का दिया तो वो धक्का आगे तक गया। अब बताओ, जो पार्टिकल है उसने धक्का जुम्बा ऐसे करके दिया था, ऐसे, और जो धक्का है वो कैसे जा रहा है? वो भी ऐसे ही गया। धक्के देने वाले इंसान ने ऐसे ही धक्का दिया और धक्का भी ऐसे गया। अब बोलोगे ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इधर धक्का दूंगा तो इधर ही तो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना कि इधर धक्का दिया तो इंसान ऊपर उड़ गया। अरे हाँ, तो समझने की कोशिश करो कि ये बात है कि जैसे इंसान है जो पीछे लाइन में लगा, उसने धक्का दिया, तो वो इंसान जब धक्का दे रहा है तो वो इंसान भी इसी जगह पे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और धक्का भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इंसान का डायरेक्शन, इंसान मतलब पार्टिकल, और धक्का यानी कि वेव, पार्टिकल और वेव, उसकी डायरेक्शन अगर सेम है, मतलब जुम, तो धक्का कैसे गया? जुम 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 जुम, जैसे धक्का दिया जुम, तो धक्का कैसे गया? ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ जो पार्टिकल की डायरेक्शन किधर थी, यानी उस बंदे ने किस डायरेक्शन में धक्का दिया? इस डायरेक्शन में। और जो डिस्टरबेंस है यानी धक्का यानी वेव किस डायरेक्शन में गई? इसी डायरेक्शन में गई। तो जब पार्टिकल और वेव दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। आया समझ? आ गया ना? देखो जिस बंदे ने धक्का दिया उसने भी इसी डायरेक्शन में दिया, और वो बंदा जिसने धक्का दिया उसकी वजह से जो धक्का जा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। समझ आया? अब इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन को। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मतलब वो धक्का देने वाला इंसान, धक्का देने वाला इंसान मूव कर रहा है इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो धक्का देने वाला इंसान है और जो वेव है उन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है। ये क्या बात बता रहा है? सिंपल सी तो बात है भाई, इसी डायरेक्शन में धक्का है और इसी डायरेक्शन में धक्का गया भी है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में गया था और जो वेव है वो भी उसी डायरेक्शन में, धक्का भी उसी डायरेक्शन में गया। समझ आया? तो ये दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वेव दोनों पैरेलल है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
अब जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव दिमाग में आए तो ये सोच लेना कि भंडारे की लाइन में मैं लगाऊं पूरी सब्जी खाने के लिए, पीछे से किसी बंदे ने धक्का दिया तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, समझ आ गया। अब देखो ट्रांसवर्स वेव समझते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में आप अगर ध्यान से देखो तो टी वर्ड आ रहा है। अब टी वर्ड को ध्यान से देखो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तुम 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें जैसे अगर किसी बंदे ने धक्का दिया, तो उस बंदे ने धक्का दिया अगर मान लो ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ धक्का दिया, पर वो बंदा गया आगे। ऐसा होता है क्या? अरे हाँ होता है ऐसा। अब कब होता है? अगर आप मान लो आपने क्या किया, आपने एक पानी, जो पानी है उसके अंदर पत्थर मारा, जुम, तो आपने पत्थर कैसे मारा, जुम, पत्थर मारने की डायरेक्शन ये, और वेव किधर जाती है पानी की, आगे, है ना, जाती है कि नहीं जाती। पत्थर ऐसे, वेव ऐसे, पत्थर ऐसे, वेव ऐसे, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, पत्थर वेव 90 डिग्री का एंगल, पत्थर यानी पार्टिकल, वेव आगे गई तो वेव की डायरेक्शन और पत्थर की डायरेक्शन यानी पार्टिकल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव का एग्जांपल दिया, यानी कि साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती है जैसे भंडारे की लाइन में लगे रहते हैं, जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा, ऐसे ट्रेवल करती है साउंड वेव। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव है वो कैसे ट्रेवल करती है, वो डायरेक्शन जो है पार्टिकल की वो तो ऐसे है, लेकिन ट्रेवल सीधी कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और वेव ट्रेवल दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, परपेंडिकुलर है। तो यही चीज लिखी हुई है, particles of medium move in a direction perpendicular to direction of propagation of wave। propagation of wave की डायरेक्शन ये रही और पार्टिकल की डायरेक्शन ये रही, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसवर्स वेव हो गई। एग्जांपल वाटर वेव बताया, तो अभी वाटर वेव में ऐसा होता है कि हम पत्थर मारते हैं तो पत्थर नीचे डायरेक्शन, जबकि वेव इधर जा रही होती है। अब ये समझना पड़ेगा कि भाई वेव जो होते हैं उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है। अभी मैंने ये बोलने लग गया था वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, पता नहीं क्या क्या। तो अब इस चीजों को समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, और ये चीज आपको समझ आ गई तो जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है ना वो ऐसे ऐसे उड़ा दोगे आप सारे के सारे। और मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको ना न्यूमेरिकल्स देखना ना इस चैप्टर के, तो आप क्या करना ना, हमारे चैनल पे जाना और ना प्लेलिस्ट में जाकर देखना, फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज होगी, वहां पे आपको साउंड के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना सारे मिल जाएंगे आराम से। तो वहां पे आप देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, बहुत हो गया प्रमोशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स की बात करें, साउंड वेव की ही बात करेंगे, वेव की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो सिर्फ साउंड की बात करेंगे, चैप्टर ही साउंड है ना इसीलिए। तो इसको आप ध्यान से कंपेयर करना। देखो मैं बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। देखो एक स्पीकर था, तो स्पीकर्स में जब पार्टिकल्स पास पास थे तो उसे कंप्रेशन बोला था, और जब दूर दूर थे तो रेयर फ्रैक्शन। फिर यहाँ पे कंप्रेशन बना, फिर रेयर फ्रैक्शन बना। तो जो कंप्रेशन है वहां पे डेंसिटी यानी प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे हाईएस्ट दिखा दिया, फिर यहाँ पे लोएस्ट है तो लोएस्ट आ गया, फिर यहाँ पे हाई हो गई फिर हाई पे आ गए, फिर लो हो गया लो पे आ गए। अब इसके बाद आगे फिर से हाई हो जाएगी, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है तो यहाँ पे हाई हो गई, यानी यहाँ पे अगर बनाएंगे तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से कंप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, सारी की सारे टर्म्स वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब समझ आ जाएगा आपको, ध्यान से सुनना बस। तो देखते हैं पहले कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ समझने के लिए देखो, वेव की लेंथ, ऐसा कुछ हो रहा है ना ये वर्ड, वेव की लेंथ वेवलेंथ। तो हाँ, अगर मैं क्रस्ट, अब ये क्रस्ट क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। तो क्रस्ट देखो, क्रस्ट क्या होता है, जब ना जहां पे डेंसिटी हाई होती है, तो जहां पे जैसे ग्राफ बन रहा है, एक ऐसा ग्राफ बन रहा है ना, जुम जुम ऐसे ग्राफ बन रहा है, तो जहां पे डेंसिटी हाई है, यहाँ पे डेंसिटी हाई है, ग्राफ में हमने इसको ऐसे दिखाया, ऐसे ये पहाड़ दिखाया पहाड़ की तरह। तो ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है वो क्रस्ट है, और जब एकदम नीचे वाला जो हिस्सा है एकदम गहरा गड्ढा आ गया तो उसको कह रहे हैं ट्रफ। फिर पहाड़ आया क्रस्ट, फिर गड्ढा आया ट्रफ, फिर पहाड़ आएगा तो ये भी क्रस्ट है। तो पहाड़ जो है वो क्रस्ट है और जो गड्ढा है वो ट्रफ है। ये चीज समझ आई। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन तो पता ही है। तो एक्चुअल में दो क्रस्ट के जो बीच की दूरी होती है, जो डिस्टेंस है दो क्रस्ट के बीच में, उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर देखो अगर आप इसको नापोगे स्केल से, तो जितना ये आएगा ना दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, उतना ये भी आएगा दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, और उतना ही ये भी आएगा। ये कौन सा, ये वाला देखो, ये मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है। और जब ये वापस ऊपर एक बार जाके फिर नीचे जाके फिर वापस जब ये यहाँ पे आया, तो आप इसको भी नाप लेना। इसको भी अगर आप नापोगे ना तो आपको
पता चलेगा कि ये भी वेवलेंथ के बराबर ही आने वाला है। तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक क्रस्ट ये ले रहे हो और एक कहीं और का ले रहे हो कि यहाँ का लेने लग गए या कहीं और का, तो ऐसे नहीं करना। एक क्रस्ट के बाद जो अगला क्रस्ट आ रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहते हैं, या एक ट्रफ के बीच बाद जो दोबारा ट्रफ आ रहा है उन ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, उन ट्रफ के बीच की डिस्टेंस उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब इसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में कैसे समझेंगे, तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में समझने के लिए आप ऐसे समझो, दो कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, तो इस दो कंप्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे लैम्डा। ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाया जाता है, जैसे जैसे जो वेलोसिटी होती है उसको v से दिखाते हैं, फोर्स को f से दिखाते हैं, वैसे वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं, सिंपल सी बात है। और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव यानी लगातार, दो लगातार एक के बाद एक जब रेयर फ्रैक्शन आए तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है, वो भी लैम्डा है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन 4 डेफिनेशन आ गए, ध्यान से देखो। तो पहली डेफिनेशन क्या आई, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस। दूसरी डेफिनेशन क्या आई, दो ट्रैक के बीच की डिस्टेंस। तीसरी डेफिनेशन क्या आई, दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस। और चौथी डेफिनेशन क्या आई कि दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस। बात तो वही है, बस देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये मार्कर किसके बराबर है, तो आप बोलोगे आपने जो पिछले बार आपने जो मार्कर खरीदा था ना उसके जैसा ही मार्कर है, उतने साइज का है। फिर बोलूंगा ये वाला मार्कर और किसके बराबर है, तो आप बोलोगे ये वाला मार्कर, वो जो रेड वाला मार्कर आता है ना, इसी में एक रेड मार्कर भी आता है बिल्कुल उसके जैसा है, तो उसके बराबर भी है। तो आप कह रहे हो कि वो सब बराबर है, तो उन सब डिस्टेंस का कोई नाम दे दिया अगर मैंने, तो उसको वेवलेंथ। तो ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं। वेव की लेंथ यानी कि दो क्रस्ट, कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, तो उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ हो गया। अब वेवलेंथ तो डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस को किससे, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को किससे दिखाया जाता है, मीटर में। तो जो वेवलेंथ है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। और बाकी ये डेफिनेशन लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट एंड क्रस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ, कंप्रेशन एंड कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो ये तो समझ ही लिया। अब अगर मान लो ये जो ऐसे करके वेव जा रही है, हाँ जा रही है, तो इसकी जो पहाड़ है, तो पहाड़ की जो दूरी है, ये पहाड़ का ऊंचा हिस्सा, सबसे ऊंचा हिस्सा, तो पहाड़ की जो डिस्टेंस है, सबसे ऊंचा हिस्सा, वो मिड पॉइंट से कितनी दूर है। मिड पॉइंट ये हो गया, ये सारे के सारे मिड है, सारे के सारे मिड है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि पार्टिकल, देखो पार्टिकल यहां से शुरू हुआ मान लो, तो मैक्सिमम कितना ऊंचा गया, मान लो इतना ऊंचा गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसे कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, और इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जितनी ज्यादा होगी ना, आवाज उतनी भारी होते जाती है। तो एम्पलीट्यूड उसको हम ना आगे और भी ग्राफ देखेंगे ना, जब इसके फ्रीक्वेंसी ऐसे वाले इस तरह के और भी ग्राफ देखेंगे। कुछ ग्राफ्स ऐसे होंगे जो कि ऐसे ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे छोटे छोटे, एनसीईआरटी में आपने देखे होंगे, तो उनको भी अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, यूनिट मीटर हो गई। क्यों, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है, ऐसा यूनिट। टाइम पीरियड क्या होता है, अगर जैसे एक पेंडुलम की बात कर लेते हैं, तो ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को यहां से वापस वहीं आने में, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगी, जितनी देर लगी है ना वही उसका टाइम पीरियड है। यानी कि एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक चक्कर यानी एक वाइब्रेशन, यानी कि एक बार हिलना, जूम, एक बार एक वाइब्रेशन हुआ ना, एक वाइब्रेशन हो गया, एक बार पूरा हिल गया, तो एक वाइब्रेशन यानी एक चक्कर, जो एक चक्कर होता है, जो वाइब्रेशन, उसे ऑसिलेशन भी बोलते हैं। तो जो एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है ना उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल सी बात है बस। तो लिखा है टाइम रिक्वायर्ड टू डू वन ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होती है भाई टाइम की, सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, मैंने आपको बोला यार एक काम करो, मुझे ये बताओ कि एक सेकंड में आप कितनी बार अपनी पलके झपका सकते हैं। मैंने बोला कि पलके झपकाओ एक बार, तो आपने क्या किया, और देखा एक सेकंड में कितनी बार झपकी। तो मान लो 4 बार आपने पलके झपका दी, मतलब स्टॉप वॉच लिया आपने मोबाइल में या फिर कहीं भी टाइम सेट किया स्टॉप वॉच में, और उसमें टाइम सेट कर दिया 1 सेकंड, और आपने पलके झपकाई, 4 बार हो गई। तो आपने 1 सेकंड में कितनी बार वो काम करा,
यानी कि पलके झपकाना। तो आपने 1 सेकंड में 4 बार पलके झपकाई, तो उस 4, वो जो 4 है, 4 बार पलके झपकाई ना, तो 4 आपकी पलके झपकाने की फ्रीक्वेंसी हो गई। आया समझ? 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ, कितना चक्कर लगा, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वही लिखा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो न्यू से दिखाते हैं इसको, क्योंकि लैम्डा लैम्डा वेवलेंथ है और न्यू फ्रीक्वेंसी, तो सबको अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, कभी कभी हम इसको एन से भी दिखा देते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड मान लो आप, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड मान सकते हैं। तो 1 सेकंड में उसने कितना ऑसिलेशन किया, कितने वाइब्रेशन किए, कितने चक्कर लगाए, या कितने बार वो काम किया, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, न्यू बराबर 1 पर यूनिट टाइम है ना, तो टी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, न्यू बराबर 1/t। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है न्यू 1/t होता है। और स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड तो हम पढ़ते आ रहे हैं, मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं। स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है पर यूनिट टाइम, उसे स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो वेवलेंथ है। और टाइम क्या है, टाइम जो है वो टाइम पीरियड है। तो अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहे स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला अगर निकालना चाहे, तो स्पीड क्या होता है बताओ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। तो स्पीड यानी कि v दिखा रहे हैं यहाँ पे हम, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे वेवलेंथ है, क्योंकि वेव की बात हो रही है तो वेव की लेंथ होगी। और टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो v बराबर वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा होता है, और टाइम पीरियड t होता है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक फॉर्मूला तो ये हो गया v बराबर लैम्डा बटे टी। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा मल्टीप्लाई में 1/t, ऐसा लिख सकता हूँ। तो लैम्डा की जगह लैम्डा रहने दिया, मल्टीप्लाई में 1/t की जगह मैं न्यू लिख सकता हूँ। तो क्या मैं न्यू लैम्डा बोल सकता हूँ इसको, यानी कि v बराबर न्यू लैम्डा। एक और फॉर्मूला आ गया। आप एक काम करो, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो। वो एक फॉर्मूला कौन सा है जो मैं याद रखता हूँ, वो है v बराबर न्यू लैम्डा या फिर v बराबर n लैम्डा। ये फॉर्मूला आप याद रखो, सिंपल सा, v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा। बस एक फॉर्मूला याद रखो। और न्यू तो आपको पता ही है 1/t होता है। तो v बराबर न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट क्रस्ट के बीच में, ट्रफ ट्रफ के बीच में, कंप्रेशन कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन के बीच में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस किया वो पार्टिकल। टाइम पीरियड क्या होता है, कितना टाइम लगा एक चक्कर लगाने में, एक वेव करने में पूरा कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितने वेव ट्रेवल करे, कितने चक्कर लगाए। स्पीड क्या होता है, स्पीड लैम्डा अपॉन टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो ये सारी की सारी चीज समझ आ गई। अब ग्राफ्स को समझते हैं, जो एनसीईआरटी में 3-4 ग्राफ दे रखे हैं, क्योंकि हो सकता है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। अब जब हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे तो उसके साथ हम कुछ टर्म्स को भी देख लेंगे साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ग्राफ्स को समझो, तो हम ना पहले पिच को समझेंगे और लाउडनेस को। उसकी वजह से हम 2 ग्राफ जो है, देखो पिच के 2 ग्राफ दे रखे हैं, और लाउड के और सॉफ्ट आवाज है उसकी बात कर रखी थी। तो 4 ग्राफ टोटल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, हाई पिच, और ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा, अभी बनाऊंगा मैं, देखो समझना ध्यान से क्या होने वाला है ना। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, सोचना ध्यान से। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि अगर मान लो मैंने 1 सेकंड दे रखा है आपको टाइम, तो यहाँ पे टाइम मान लो 1 सेकंड है। टाइम कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड दे रखा है, इसमें भी 1 सेकंड। मान लो सब में टाइम मैंने 1 सेकंड ले रखा है, 1 सेकंड है सब में। तो अगर सब में टाइम 1 सेकंड मैंने ले रखा है, तो अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है। जैसे अगर टाइम 1 सेकंड है, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि हाई ज्यादा चक्कर, यानी कि ज्यादा काम किया उसने एक ही सेकंड के अंदर। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका मतलब ज्यादा काम किया, यानी ज्यादा चक्कर हुए, ज्यादा चक्कर। तो ज्यादा चक्कर लगे, देखो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वाइब्रेशन, यानी ज्यादा चक्कर लग रहे हैं उसके। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो 1 चक्कर लगेगा, अगर मैं ऐसे बना दूं ना तो बहुत सारे चक्कर लगेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मेरे को हाई फ्रीक्वेंसी दिखानी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी जब होती है तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पिच से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वाइब्रेशन, और हाई वाइब्रेशन मतलब हाई पिच। तो हाई पिच मतलब कि मुझे 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे चक्कर बनाने होंगे। देखो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर। 6 चक्कर बना दिए इसमें मैंने, यानी कि इसमें 6 वाइब्रेशन हुए।
जबकि अगर मैं उतने ही टाइम में, मान लो मैंने एक ही चक्कर बनाया, तो एक चक्कर बनाया यानी एक वाइब्रेशन करा, तो एक ही सेकंड में इसने एक वाइब्रेशन करा है, जबकि इसने उसी एक सेकंड में 6 वाइब्रेशन करा है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? ऊपर वाले की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पिच से। अब ध्यान से समझना, जो गर्ल्स होती है ना, उनकी आवाज ना बहुत हाई पिच वाली होती है। जैसे वो जब कहते हैं, वो कुछ बोलती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, उनकी हाई पिच होती है, हाई पिच वॉइस होती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। एक ही सेकंड में वो हो सकता है ज्यादा बात कह जाए। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स बहुत ज्यादा बात करती है, मतलब समझो कि जो हाई पिच होता है उसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। तो पिच ज्यादा यानी हाई फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ऐसे ही लो पिच में क्या होगा? लो पिच में जस्ट अपोजिट होगा, उसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि उसी एक सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो एक ही चक्कर लगाया इसने, जबकि इसने एक सेकंड में वही 6 चक्कर लगा लिए, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी वाइब्रेशन ज्यादा किया, यानी कि इसकी पिच ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पिच भी बढ़ता जाएगा। जैसे किसी की आवाज एकदम पतली, जैसे हम लड़कियां, तो हमारी आवाज कैसे होती है? लाउडनेस एकदम, ओए कहाँ जा रहा है। लड़कियां कैसे बोलेगी? एक कहाँ जा रही है ना? तो आवाज दोनों की अलग अलग है ना। तो जो दूसरी वाली आवाज थी, जो गर्ल्स की आवाज थी, वो हाई पिच वॉइस होती है, जबकि हमारी जो आवाज होती है उसमें भारीपन होता है। तो हमारे अपने आवाज की हम बात करें, तो हमारी जो आवाज है, जैसे मैंने बोला ओए, तो ये लाउड वॉइस है। तो ये लाउड वॉइस जो है, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ बहुत तेज ओए, तो इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है। बट जब मैं बोल रहा हूँ ओए, तो इसमें कम एनर्जी लग रही है। तो दोनों में अंतर है। अगर मैं तेज आवाज में बोलूं तो वो आवाज लाउड है। देखो, लाउडनेस यानी होता है भारीपन, कि आवाज कितनी भारी है, और पिच मतलब होता है पतलापन। यहाँ पे लिखा हुआ है पिच मतलब पतला, लाउड मतलब भारीपन। तो पतली आवाज गर्ल्स की होती है, गर्ल्स की आवाज, फीमेल्स की आवाज पतली होती है, तो यानी कि उनकी हाई पिच होती है, पतलापन ज्यादा है उस आवाज में। जबकि हमारी जो बॉयज की आवाज होती है वो भारी होती है, एकदम लाउड आवाज होती है। तो अगर लाउड आवाज होगी, तो जो लाउड आवाज होती है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड यानी जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करते हैं। अगर एकदम ही बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर जाए, बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर जाए, इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर गए, मान लो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर गए, तो ये लाउड वॉइस है। बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किए ना पार्टिकल, तो लाउड वॉइस है, यानी आवाज भारी है, लाउडनेस है वॉइस। जबकि सॉफ्ट होगा तो पता है क्या होगा? एम्पलीट्यूड सिर्फ इतनी ही जा पाएगी, बस यहां तक ही, इसका डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही हो पाया, बस इतना ही डिस्प्लेस कर पाया बस। जबकि ये तो इतना डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा यानी भारीपन, आवाज भारी है। तो हाई एम्पलीट्यूड यानी कि लाउड आवाज है। लाउड आवाज होगी तो ऑटोमेटिकली जब आप तेज आवाज में बोलोगे, जब तेज में होए करके बोला तेज आवाज में एकदम, तो मोर एनर्जी यूज होगी। मोर एनर्जी यूज होगी तो उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। एक ही सेकंड की बात हो रही है, सेम टाइम में ही बात हो रही है सबकी। और लो एम्पलीट्यूड मतलब क्या भाई? सॉफ्ट आवाज, जैसे बोला किसी ने ओए कहाँ जा रहा है, तो ये सॉफ्ट आवाज हो गई। जबकि किसी ने बोला ओए कहाँ जा रहा है, तो वो लाउड हो गई। जबकि सॉफ्ट बोला ओए कहाँ जा रहा है, तो वो हल्की आवाज हो गई। जब खुसुर फुसुर आप अपने दोस्त के कान में नहीं बोलते ओए कहाँ, ओए आज बताया उसने उसको मार दिया, ये कर दिया, तो वो पता है क्या? वो सॉफ्ट आवाज है। वो सॉफ्ट आवाज है, उसकी एम्पलीट्यूड कम है और उसको बोलने में कम एनर्जी लगती है, तभी तो लोग चुगली करते हैं। तो सॉफ्ट आवाज जो होती है वो लेस एनर्जी रिक्वायर करती है। तो ये चारों ग्राफ तो हमें समझ आ गए कि सॉफ्ट वाले जो आवाज होती है उसकी ग्राफ कैसी होती है, लाउड की कैसी होती है, हाई पिच कैसी होती है, लो पिच कैसी होती है। बाकी अब कुछ टर्म्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्वालिटी। तो क्वालिटी या टिम्बर ये क्या होता है? क्वालिटी और टिम्बर एक चीज है। जैसे मान लो कोई, मैं ना एक गाना बजा रहा हूँ, मैंने गाना बजाया, एक जगह मैंने गाना बजाया अरिजीत सिंह का, और उसको चला दिया वॉल्यूम 10 पे, यानी कि वॉल्यूम 10 यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, पिच जो है उसकी 10 है, और उसकी जो लाउडनेस है वो भी उतनी है, कि उसकी जो आवाज जितनी, मतलब जितनी भारीपन है ना आवाज में, उतनी उसमें भी है, अरिजीत सिंह में भी है। और इधर मैंने चला दिया बादशाह का गाना, तो दोनों में आवाज एकदम सेम है, 10-10 वॉल्यूम कर रखी है दोनों मैंने। बट दोनों को ना देखो, पिच भी सेम है यानी फ्रीक्वेंसी सेम है। पिच यानी फ्रीक्वेंसी होता है कि क्योंकि पिच का डायरेक्ट कनेक्शन फ्रीक्वेंसी से, अभी मैंने बताया। और लाउडनेस यानी एम्पलीट्यूड, लाउडनेस यानी एम्पलीट्यूड, डायरेक्ट कनेक्शन है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का। तो ये दोनों चीज सेम है, मतलब पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है उस वॉइस की। अरिजीत सिंह की और जो बादशाह है उनकी गाने के बाद जो 10 वॉल्यूम कर रखे मैंने दोनों की, तो दोनों की आवाज सेम है, सब सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम, पिच भी सेम, लाउडनेस भी सेम, सब कुछ सेम है। बट फिर भी आप मुझे एक बात बताओ, आप दोनों की आवाज को पहचान नहीं लोगे कि भाई ये आवाज अरिजीत सिंह की है,
गाना नहीं भी पता होगा कि किसने किसने गाया, लेकिन ये तो पहचान लोगे ना कि दो अलग अलग सिंगर का गाना है। तो जिस तरीके से आपने पहचाना, जो सिग्नल आपके ब्रेन में गया कि हाँ इसकी क्वालिटी अलग अलग है, क्या बोला आपने, क्वालिटी अलग अलग है, यानी टिम्बर अलग अलग है, तो वही तो हो गया कि उसकी पिच जो है वो लाउडनेस सेम है, बस क्वालिटी अलग अलग है। अब ये टोन क्या होता है, तो फोन में रिंगटोन लगाते हो कि नहीं, तो फोन में रिंगटोन लगाते हो तो कैसे बजता है, जैसे मान लो वीवो का फोन है या फिर कोई मतलब मान लो रेडमी का फोन है, तो कैसे बजता है, टन 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 ऐसे बजता है। तो वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे बजता है, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे जो टोन बज रहा है, तो जो भी साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी पे आती है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है ना, सेम फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो उसको टोन कहते हैं। जबकि ये नोट क्या होता है, नोट मतलब वो वाला नोट नहीं। अगर मैंने क्या किया, अब मैंने ना मेरा मन किया कि भाई रेडमी का फोन भी लिया, वीवो का भी लिया, ओप्पो का लिया और सब में रिंगटोन एक साथ चला दे, तो क्या हुआ, सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स हो गई आपस में, सारी मिक्स हो गई फ्रीक्वेंसी। उधर से एक फोन बोल रहा है टन टन टन, उधर से एक फोन बोल रहा है टन टन टन, उधर से नोकिया का फोन बोल रहा है टननाना टननाना टननाना, तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाएगी। तो इस मिक्स होने की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नोट। जो मिक्स फ्रीक्वेंसी की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, उसे हम नोट कहते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी होता है कि भाई मान लो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मैंने मान लो एक जगह है, मान लो यहाँ पे एक लड़का है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक एक डीजे यहाँ चला दिया, 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 एक डीजे यहाँ, एक डीजे यहाँ, और कमरा यही है, तो इसमें बहुत साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि इस साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सारी साउंड इसके कान के अंदर आ रही होगी सबकी, क्योंकि छह छह स्पीकर लगे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अब तीन स्पीकर हटा दिए यहाँ से, तीन, और ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, तो क्या होगा, उसको सिर्फ एक ही स्पीकर सुनाई देगा, यानी कि उसको कम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी, यानी आवाज का जो भारीपन है वो कम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी, जो उस साउंड में से एनर्जी आ रही थी, देखो जब छह स्पीकर लगे थे तो एनर्जी ज्यादा आ रही थी, साउंड ज्यादा आ रही थी, यानी एनर्जी ज्यादा आ रही थी, तो एनर्जी ज्यादा आ रही थी तो वहां पे इंटेंसिटी भी ज्यादा थी। बट अगर यहाँ पे एक ही स्पीकर है तो यहाँ पे अब साउंड की एनर्जी कम हो गई, तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस बाय साउंड इन अ गिवन एरिया। ये एरिया मैंने दे रखा है इस बंदे को, इस कमरे का, कि अब भाई तू इसमें गाना सुन ले, तो इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है साउंड की, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। अगर देखो कोई साउंड है बहुत लाउड है, जैसे मैंने बोला ओए इधर आओ, बहुत तेज आवाज में, लाउड एकदम भारी आवाज में बोला, तो इसका मतलब क्या, भारी आवाज यानी मेरे को एनर्जी लगी होगी बोलने में, तो एनर्जी ज्यादा लगी यानी कि मेरी आवाज की जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी। तो ये सारे के सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल आता है कि जो साउंड है क्या वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है क्या साउंड की। बात करते हैं कि जैसे आपका दोस्त है, आपका दोस्त और आप गए स्कूबा डाइविंग करने, स्कूबा डाइविंग मतलब पानी के अंदर गए वो मिलने के लिए, तो एक दोस्त ने दूसरों को आवाज लगाई, मान ले उसने बोला, तो उन्होंने बोला ओए क्या हाल चाल है, तो वहां पे आपको कुछ अलग सुनाई देगा और बहुत देर में, मतलब टाइम भी लग सकता है, हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग सी आवाज नहीं लगेगी। जैसे पानी में आप किसी से, पानी में अगर कोई साउंड, मतलब आप किसी भी चीज को पानी में रख दो, कोई ऐसी वॉच जो कि वाटर प्रूफ है, तो उसको अगर आप वाटर में रख दो तो क्या होगा, उसकी साउंड थोड़ी सी बदल सी जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। और वही चीज अगर एयर में रख दूं, खुले मीडियम में रख दूं, यहाँ पर एयर के पास, तो क्या होगा, उसके बाद कुछ अलग तरह से आएगी। तो ये मीडियम के कारण हो रहा है। तो साउंड की जो स्पीड है ना, वो डिफरेंट जो मीडियम होता है उसमें अलग अलग हो जाती है। लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ये चीज तो हमें पता है, यानी कि जैसे लाइट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है जो कि, जबकि अगर हम बात करें कि भाई ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है। इसीलिए तो ऐसा होता है, आपने सुना होगा ना, ये क्या कहते हैं, दिवाली में ऐसे एकदम से मान लो पटाखे फूटे तो पहले वो फूट जाता है और फिर आवाज आती है, हम बोलते हैं ये तो फूट चुका है, अब क्यों आवाज आ रही है, तो टाइम लगता है कि नहीं, तो आवाज को ट्रेवल करने में टाइम लगता है, पर जो लाइट है वो पहले ट्रेवल हो गई, मतलब दिखता पहले सुनाई बाद में देता है। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, अगर किसी भी मीडियम में टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मान लो ये कमरा है, तो इस कमरे में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी गर्मी का दिन है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा हुआ है पहले से ही, तो साउंड की जो स्पीड है ना वो बहुत तेज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये डेटा याद नहीं करना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 331, बस ये समझने के लिए कि अगर स्पीड ऑफ साउंड एयर है, एयर का अगर टेम्परेचर मान लो जिस एटमॉस्फेयर में हम है वहां का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है,
तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगी ना वो 331 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 344 हो जाएगी, यानी बढ़ गई। एंड एक और चीज कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे अपना कान लगाया और यहाँ पे मैंने बजाया तो आवाज बहुत तेज आएगी, जो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके बजाऊंगा तो, यानी कि देखो ये सॉलिड है, तो सॉलिड में अगर कोई साउंड होगी तो वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो जल्दी ट्रेवल कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये सिंपल मीडियम है, तो ये गैस है, ये मीडियम गैस है, हवा है ना, तो गैस है, तो यहाँ पे ट्रेवल करने में उसको टाइम लगेगा साउंड को। तो सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है और गैस में लोएस्ट होती है, और लिक्विड में बीच में आ जाती है। अब ना ये सवाल उठता है कि जैसे मान लो मैंने साउंड बोली, कि मैंने कुछ बोला, जैसे यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ पे दीवार है तो मैंने साउंड बोला, मैंने बोला और क्या हालचाल, तो ये साउंड यहाँ से लौट के वापस यहाँ आई, तो साउंड का ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि साउंड किसी एक पर्टिकुलर दीवार पे वॉल पे जा रही है। जैसे ये वॉल है तो साउंड यहाँ से आई, मान लो यहाँ से आई, तो साउंड इस पे टकराई और फिर वापस आ गई इस तरफ। तो साउंड का जो बाउंसिंग बैक हो रहा है ना, जो बाउंस बैक कर रहा है साउंड ऐसे करके जाके वापस आ रहा है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट में पढ़ा था आपने कि लाइट वाला चैप्टर 8th क्लास में, तो कौन कौन से लॉज होते थे याद है? कि अगर एक सरफेस है तो अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो इसके बीच में यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल बन रहा है आई और आर, तो आई और आर बराबर होता है। तो यही सेम लो साउंड के जो साउंड होता है ना, उसमें भी साउंड के वेव में यही फॉलो होता है, सेम लो फॉलो होता है। और ये तीनों के तीनों, कौन तीनों? नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। बिल्कुल साउंड में भी ऐसे होता है, तो सेम लॉ फॉलो करता है। इससे सवाल नहीं आने वाला कि लॉ ऑफ साउंड वेव का ये लिख दो ऐसा करके, नहीं, ये नहीं आने वाला, ये सिर्फ लाइट में ही आता है, जो कि आपके सिलेबस में लाइट है ही नहीं अभी, तो वो तो 10th में आएगा ना, तो 10th में लाइट करेंगे, 10th में मिलेंगे फिर दोबारा से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें तो वो क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम सरफेस, किसी भी सरफेस से साउंड का बाउंस बैक करना। फॉलो सेम लॉ एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बता दिया मैंने कि सेम लॉ फॉलो करता है। और इसके दो एग्जांपल है, दो फिनोमेनन है, यानी कि दो जगह ऐसा होता है जहां पे साउंड है जो वो लौट करके वापस आती है। तो वो दो फिनोमेनन कौन से जिसको हमें पढ़ना है, वो है इको और रिवर्बरेशन। तो ये दोनों हमें पढ़ना है, इको और रिवर्बरेशन को, और इसके यूजेस भी देखने हैं। पहले इको को समझते हैं। इको को समझने के लिए देखो ध्यान से समझना, इको क्या होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने एक वॉल है, तो मैंने क्या किया, एक क्लैपिंग करी, तो जब मैंने क्लैपिंग करी तो वो क्लैपिंग दोबारा से सुनाई देगी मेरे को कुछ देर बाद। मैंने एक ही बार क्लैपिंग करी, दोबारा नहीं करी, लेकिन वो क्लैपिंग मेरे को दोबारा से सुनाई देगी, तो उसको इको बोलते हैं। सीधा सा एग्जांपल है, जैसे आपने कुछ फिल्मों में देखा है, जैसे क्या होता है पहाड़ पे अगर पहाड़ पे भी आप गए हो घूमने, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो बोला, मैं बोल रहा हूँ तू बहुत खूबसूरत है, जबकि तुम ये बोल रहे होते हो कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तो पहाड़ सच बोल रहा है, सच बोलने वाला पहाड़। ऐसी कहानी सुनी कि नहीं? तो आप बोलते हो तू पागल है, अपने दोस्त को बोला तू पागल है, तो वहां से फिर से लौट के क्या आता है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, आता है कि नहीं? तो ये आवाज जो लौट करके आई है पहाड़ से टकरा, पहाड़ वाले एरिया में ऐसा होता है, तो वो सब चीजों से टकरा करके रिफ्लेक्शन के बाद वो आवाज दोबारा से आई, तो उसे हम बोलते हैं इको, वो इको होता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखी है देखो, साउंड हियर अगेन, साउंड जो कि दोबारा सुनाई देता है, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, उसे हम इको कहते हैं। रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, जब साउंड दोबारा सुनाई देने लग जाता है ना, तो उसे हम एको कहते हैं। टू हियर एको, अगर आपको हेयर मतलब सुनना है, अगर आपको एको को सुनना है, तो आपके बीच में जो आप हो, मतलब जो सोर्स है साउंड का, देखो लिखा है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्शन। जो साउंड, जैसे जब आपने बोला, जब आपने अपने दोस्त को बोला पहाड़ पे जाकर के तू पागल है, तो जब आपने बोला तू पागल है, और जब वो दोबारा लौट के आए तू पागल है, तू पागल है, उसके बीच में जो टाइम है, अगर वो 0.1 सेकेंड हुआ तब एको आती है। तो एको के लिए टाइम कितना होना चाहिए? मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है टू हियर एको टाइम बिटवीन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड, उसके बीच में 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है, अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे कि भाई कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो कितनी दूर तक एक सरफेस होना चाहिए या कोई भी चीज होनी चाहिए जिससे मेरे को एको सुनाई दे, तो वो हम निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस, क्या आपको पता है कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम।
डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब ध्यान से सुनो, जो साउंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक ना एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कमरा है, तो इस कमरे में, ये कमरा है, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे अगर आप हो तो आपने बोला कि मैं समझदार हूं, आपने बोला एकदम से मैं समझदार हूं, तो ये साउंड वापस लौट के आएगी। तो इसके बीच में डिस्टेंस, जो ओरिजिनल साउंड आपकी है और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उसके उसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, डी है। लेकिन जो वो साउंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने डी और फिर दोबारा से वो लोड करके आया है। एको का मतलब तो यही होता है, दोबारा लोड के आया, ये इधर गया फिर लोड के आया, तो डी चला और फिर दोबारा से डी चला, तो क्या वो 2d चला, तो डिस्टेंस क्या उसकी 2d होगी, हाँ 2d होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी तो दे रखी है 344 दे रखी है, और टाइम 0.1 सेकेंड दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34.4 मीटर। तो 2d आ गया 34.4 मीटर, तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 34.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 17.2 मीटर। तो 17.2 मीटर यानी कि जो ये ओरिजिनल साउंड है और जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ना भाई, वो डिस्टेंस है 17.2 मीटर, 17.2 मीटर उसकी डिस्टेंस आई। तो एको को अगर सुनना है तो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड सरफेस कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 17.2 मीटर। अब एको को सुनने के लिए जैसे एग्जांपल देखें कि एको कब सुनाई देता है, कैसे। तो अगर इसका रियल लाइफ में एग्जांपल लेना, तो जैसे जो बादलों की गड़गड़ाहट नहीं होती, बादल गरजते एकदम से ढम करके, तो वो जो गड़गड़ाहट है वो एक ही बार गरजते हैं बादल, लेकिन वो ढम करके वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है सरफेस से, इसलिए वो वापस दोबारा से आवाज आती है डबल ट्रिपल करके। तो वो एको का एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल क्या है एको का, थंडर ऑफ क्लाउड, यानी कि जो बादलों की गड़गड़ाहट है वो एको का एग्जांपल हो गया ना। रिवर्बरेशन की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। रिवर्बरेशन जो है उसमें क्या होता है कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यानी कि जो साउंड है, जैसे देखो इको से मिक्स मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इको वर्सेस रिवर्बरेशन लिखा है, दोनों में एक ऐसा अंतर बताऊंगा ना कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा इन दोनों का अंतर। तो सुनो, रिवर्बरेशन क्या होता है। रिवर्बरेशन जैसे मान लो किसने कुछ बोला, जैसे कंसर्ट हॉल में, जैसे कोई कोई हॉल ऐसे होते हैं इसमें अगर मान लो जैसे बोला हेलो आज मैं आप सभी का निमंत्रण करता हूं, ऐसे करके बोला, तो उसने जब बोला ये सब पूरे वाक्य, तो उसने बोला हेलो आज मैं आप सभी का निमंत्रण करता हूं, तो उसने ये सब बोल दिया लेकिन अभी तक हेलो की आवाज ही गूंजे जा रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे उसने बोला हेलो मैं निमंत्रण करता हूं, तो हेलो 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 पूरे में गूंजे जा रहा है, फिर मैं निमंत्रण 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 करता 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 हूं, बार बार वही वाली साउंड। देखो पूरी लाइन बोल चुका है वो, लेकिन हेलो वाला अभी तक गूंजा जा रहा है जो पीछे उसने बोला था। तो साउंड बनी हुई है अभी तक, यानी कि परसिस्टेंस यानी बने रहना, तो साउंड अभी तक बनी हुई है, तो उस बनी हुई साउंड को जो बनी है अभी तक उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ऑडिटोरियम और हॉल में ऐसा होता है। देखो ऑडिटोरियम हॉल में अगर कोई मान लो कोई नेता वगैरह कोई आए या कोई भी कुछ बोलना चाहता है, प्रिंसिपल या कोई भी कुछ बोलना चाहता है अगर हॉल में, तो वो कुछ अगर बोलेगा तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि अगर मान लो उसने बोला हेलो आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो उसने इतनी लाइन बोल दी लेकिन अभी तक हेलो ही वहां तक पहुंच रहा है पीछे वाले बच्चे के पास, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, वो अनडिजायरेबल हो गया, यानी वो नहीं चाहिए हमें, रिवर्बरेशन हमें नहीं चाहिए, इतना रिवर्बरेशन की भाई अभी पूरी लाइन बोल दी अभी तक पीछे वाला बंदा हेलो सुन रहा है, तो ऐसा ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ना हम साउंड एब्जॉर्बेंट लगा लेते हैं, यानी कि कोई साउंड गई तो वो साउंड एब्जॉर्ब हो गई वहां पे, क्योंकि अगर साउंड मान लो एब्जॉर्ब नहीं हुई, जैसे ये सरफेस है तो साउंड अगर गई, तो अगर इसने एब्जॉर्ब नहीं करा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वापस लौट के आएगा, तो लौट के आएगा। और ऐसे पिछली वाली आवाज भी अभी तक लौट के आ रही है, तो पिछली वाली आवाज जो अभी तक लौट करके आ रही है वो परसिस्टेंस ऑफ साउंड, यानी कि तो उसे रिवर्बरेशन कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो सही रहेगा। तो इसीलिए हॉल जो होते हैं ऑडिटोरियम और हॉल, वहां पे जो एब्जॉर्बेंट होता है साउंड का उनका यूज किया जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ यूज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, तो मेगाफोन में इसका यूज किया जाता है। अब मेगाफोन क्या होता है, जैसे लोग जैसे वोट का टाइम चल रहा होता है, तो कुछ लोग जैसे आते नहीं है बोलने के लिए, यहाँ पे जैसे आए और उन्होंने इसमें बोला इस स्पीकर में कि हेलो बहुत तेज
तो उन्होंने स्पीकर में अगर बोला तो वो आवाज बहुत तेज गूंज रही होती है, तो वो मेगाफोन की वजह से होता है, यानी कि वो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है साउंड का उसी स्पीकर के अंदर। जैसे अगर मैं इस स्पीकर को बड़ा करूं, तो ये रहा स्पीकर, इसको मैंने बड़ा किया तो इसमें साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत बार, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन मेगाफोन में होता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। और हॉर्न में भी ऐसा होता है, जैसे ये हॉर्न है, ये हॉर्न, ये जो हॉर्न है इसमें भी ऐसा होता है। तो जैसे मान लो किसी ने ये बजाया तो इसमें प्रेशर रिलीज किया तो यहाँ से एक आवाज निकलेगी, यहाँ से जो आवाज निकल रही है वो हॉर्न की आवाज है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हो रहा है, यानी इसके अंदर एयर है तो ये एयर यहाँ जा रही है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। देन उसके बाद स्टेथोस्कोप में भी ऐसा होता है। स्टेथोस्कोप, जैसे स्टेथोस्कोप की ये पाइप है तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ से मान लो ये जो जगह है तो यहाँ से मान लो सुनना है, तो यहाँ से सुनना है तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप का ये रखेंगे, तो इसके बाद यहाँ से जो दिल की धड़कन सुनाई देगी वो ऐसे करके ट्रेवल करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर करके जाएगी और फिर वो कान में सुनाई देगी इस तरह से। तो स्टेथोस्कोप में इसका यूज हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। और सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल, यानी जो सिनेमा हॉल है या कंसर्ट हॉल है उसमें क्या होता है, जैसे कोई बैठा है तो यहाँ पे अगर कोई बंदा बोल रहा है तो उसकी जो साउंड है वो इससे जाकर के टकराते हैं और इस तरह से टकराते हैं कि ये जो सरफेस है ना इसको कर्व्ड बनाया जाता है। कर्व्ड क्यों बनाया जाता है, ताकि जो आवाज जाए वो डायरेक्ट जो दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं उनके पास जाए, सबके पास, इसीलिए इसको कर्व्ड बनाया जाता है। कॉन्सर्ट हॉल को इसलिए कर्व्ड बनाया जाता है। अब एको और रिवर्बरेशन में अंतर को समझ लेना ध्यान से। ये अंतर अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अगर मान लो एक कमरा है, इधर भी एक कमरा है, तो इसमें अगर आपने मान लो एक ताली बजाई तो ताली बजाने के बाद क्या होगा, आवाज वापस लौटेगी। तो ये चीज एक ही बार हुई, यानी कि ताली बजाई और ताली की आवाज आ गई तो वो एको है। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पे हो और आपने कुछ बोला, मान लो आपने बोला अपने दोस्त से ओए तू कैसा है, ओए तू कैसा है, तो आपने बोला ओए तू कैसा है और उसने बोला यहीं पे खड़े होकर उसने बोला मैं अच्छा हूँ, तो दोनों की आवाज लौट करके आएगी। बहुत सारे इको होंगे, तो बहुत सारे इको जब होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बहुत सारे होते हैं एक साथ, बहुत सारे इको। देखो जब एक रिफ्लेक्शन होगा ना, एक रिफ्लेक्शन होगा तो उसे एको बोलेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो उसे बोलेंगे रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन समझ आ गया दोनों में अंतर। तो इको रिवर्बरेशन में अंतर, इको में आप अकेले थे, इको मतलब अकेले, और रिवर्बरेशन में आप दोनों दोस्त एक साथ थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे, आवाज लौट के आ रही थी और धुंधली धुंधली थी, आवाज समझ नहीं आ रही थी। तो ये हो गया इको और रिवर्बरेशन में अंतर। रेंज ऑफ हियरिंग, उसके बाद अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इसके। रेंज ऑफ हियरिंग की बात करें तो नॉर्मल जो हम साउंड सुन सकते हैं ना, जो हियरिंग है, जो कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बताना ही भूल गया मैं, वो ये है कि जैसे जो फ्रीक्वेंसी थी ना, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, ये हमें पता है, तो इसको हम पर सेकंड में नापते हैं और इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से नापा जाता है और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको इस फॉर्मूले पे। अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 है। अगर मैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की कोई साउंड लेता हूँ, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की कोई साउंड लेता हूँ तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। जैसे जो चमगादड़ होते हैं, बैट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक वाली। और इंफ्रासोनिक की बात करें तो इंफ्रासोनिक वो साउंड होती है जो कि 20 हर्ट्ज से कम की होती है। 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होती है उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो है, एप्लीकेशंस की बात करें कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, जो इतनी जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और आया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो एप्लीकेशंस क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड के, वो है क्लीन प्लेसेस हार्ड टू रीच, मतलब ऐसी जगह, जैसे मान लो कहीं पे कोई दीवार है और दीवार में कहीं दरार आ रखी है, तो दरार को ना अंदर, दरार के अंदर गंदगी है तो उसको मैं साफ नहीं कर सकता, मैं वहां पहुंच नहीं सकता, वहां पे रीच करना, पहुंचना वहां पे हार्ड है, तो हार्ड टू रीच है, तो वहां पे मैं अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करूंगा वहां पे, ताकि वो जगह साफ हो जाए। और दूसरा, डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक,
मेरे पास मान लो कोई मेटल ब्लॉक है, ये मेटल का ब्लॉक है, तो इसमें मान लो यहाँ पे फ्लो है, फ्लो यानी कमी है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, मान लो यहाँ पे गंदगी फंसी हुई है या फिर यहाँ पे कुछ भी है अगर, तो उसको मैं कैसे पता करूंगा। जैसे मान लो मैं ये मेटल ब्लॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से ये एकदम अच्छा होना चाहिए, बट मुझे पता कैसे चलेगा कि अच्छा है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पूरे यहाँ से एक साउंड, एक अल्ट्रासोनिक साउंड भेजूंगा, लेकिन इससे आगे ये जो है ना ये वाला ब्लॉक, इससे आगे ये जो साउंड है ये जाएगी नहीं, यहाँ से आगे ये जाएगी ही नहीं। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे ना कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ पे आई नहीं रही। यहाँ पे मैंने डिटेक्टर लगा दिया, जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये साउंड जो है अल्ट्रासोनिक यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो इसकी वजह से मेरे को पता चल गया कि ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये जगह, ये यहाँ पे डिफेक्ट है, यानी मेटल यहाँ पे खराब है। तीसरा, इकोकार्डियोग्राफी में इसका यूज किया था। जो हार्ट होता है हमारा, हमारा जो दिल है, उसकी जो इमेज बनाते हैं, जो डॉक्टर्स बनाते हैं, उसकी इमेज जो बनाने में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। देखो, कार्डियो मतलब होता है हार्ट और ग्राफी यानी चित्र, तो इमेज होता है हार्ट का, और इकोकार्डियोग्राफी यानी साउंड का यूज करके दिल का इमेज बनाना, इमेज ऑफ हार्ट बनाना विद द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, तो उसे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, जैसे इंटरनल ऑर्गन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे, वो अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, यानी कि एक अल्ट्रासाउंड को अंदर भेजा जाएगा और वो एक अलग अलग चीजें दिखाएगा, इमेजेस दिखाएगा कि भाई ये वाला ऑर्गन ऐसा है, ये ऑर्गन ऐसा है, जैसे हेल्दी कंडीशन है यानी, तो डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद अगर हमें, जैसे जो किडनी होती है ना, किडनी, तो किडनी में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोन जमा हो जाता है, स्टोन, जिसे लोग पथरी बोलते हैं, तो पथरी हो जाती है। तो पथरी में क्या होता है, इसको अगर हमें ब्रेक करना है ना, इसको तोड़ना है, तो अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं इसको हम तोड़ने में। किडनी और गोल ब्लैडर, कभी कभी गोल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाता है। गोल ब्लैडर क्या होता है, जो लिवर होता है, लिवर के पास एक छोटी सी थैली सी होती है, पैकेट, उसे गोल ब्लैडर कहते हैं, तो उसमें भी कभी कभी स्टोन हो जाता है, पथरी आ जाती है, तो उसको भी तोड़ा कैसे जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड से। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट थी, सोनार सिस्टम, बट वो आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, तो फिर उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको सोनार सिस्टम नहीं दिखेगा, बट फिर भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसको अगर आप ना भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोनार सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। साउंड नेविगेशन होता है इसका फुल फॉर्म, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हमें आइडिया मिले कि यहाँ से साउंड चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से ना हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है टोटल मिला करके। तो पहले एमसीक्यू देखते हैं, 2 एमसीक्यू दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला दे रखा है, बिफोर प्लेइंग ए ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, यानी कि कोई अगर गाना बजाना चाह रहा है ऑर्केस्ट्रा में, तो वहां पे म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, तो सितार, जो सितार बजाता है उसकी बात हो रही है, तो ट्राई टू एडजस्ट द टेंशन। वो क्या करता है ना, जो धागा होता है ना, उसके जो उसको बजा बजा के देखता है, यानी उसको टाइट कर रहा होता है थोड़ा सा, और प्लग करता है स्ट्रिंग को, यानी जो स्ट्रिंग है, यानी जो धागा है, उसको उसको कसता है एक तरह से, तो उसको कसता है, उसको टाइट करता है। क्यों? सुटेबली टाइट करता है, बाय डूइंग सो। ये जब वो करता है तो वो क्या एडजस्ट कर रहा होता है, ही इज एडजस्टिंग। क्या एडजस्ट करता है? लाउडनेस को, एम्पलीट्यूड को, इंटेंसिटी को, या फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार विद अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर ऐसा सवाल आए तो इसका आंसर पहले तो ये सुनो, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आपका तुक्का लगाने का ही मन है तो मैं बताऊं, देखो तुक्का तो वैसे लगाने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर मान लो फिर भी ऐसी कंडीशन हो गई बुरी से बुरी, आपके में ऐसा तो होता नहीं है कि अगर गलत सवाल कर दोगे आंसर उसका तो माइनस में नंबर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी तुक्का लगाने का मन हो तो आप क्या करोगे, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखेगा उसको आप आंसर लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा ये ऑप्शन है, तो आप इसको आंसर लगा सकते हो। ये इसका शॉर्टकट है अगर तुक्का लगाना तो, और ज्यादातर में ये तुक्का काम करने वाला है। आप चाहें तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार क्रस्ट या 2 लगातार ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स दे रखी है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ बता दो। कितना सिंपल सवाल है। 2 कंजिक्यूटिव क्रस्ट या 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस एक्स दे रखी है, तो वही तो वेवलेंथ होगी, क्योंकि वेवलेंथ की डेफिनेशन ही यही है। तो x किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो कि 2 मार्क्स का आ रखा है। बोला है कि 2 मार्क्स का है, इसमें देखो 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। पहला 2 मार्क का, दूसरा वाला 1 मार्क का है। तो इनमें बोला सपोज यू एंड योर फ्रेंड, आप और आपका दोस्त चांद पे गए हैं, मून पे गए, विल यू हियर योर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त को सुन पाएंगे? तो नहीं सुन पाएंगे। एक्सप्लेन कर देना है। क्या एक्सप्लेन करेंगे? हम बोल देंगे कि भाई जो वहां पे मून है ना, मून पे एटमोस्फेयर नहीं है, यानी कि मीडियम नहीं है, तो मीडियम नहीं है तो साउंड मैकेनिकल है, और वेव है इसलिए वो ट्रेवल नहीं कर सकती साउंड।
तो एक्सप्लेन कर देंगे। देन उसके बाद पूछा हाउ अल्ट्रासोनिक साउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इंफ्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाली होती है और 20 हर्ट्ज से कम जो होती है वो इंफ्रासोनिक होती है। दोनों को लिख देंगे, डिफरेंस हो गया। चौथा सवाल है व्हाट इज इको। तो इको मैंने बताया था क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था। इको मतलब क्या होता है, जो थोड़ी देर बाद में आवाज सुनाई देती है, लिटिल लेटर, वो होती है इको। व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पूछा रिक्वायर्ड बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस फॉर इको। तो उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, हमने निकाली थी 17.2 मीटर आई थी कि नहीं, तो वो बताना है, निकाल के नहीं दिखाना है क्योंकि 2 मार्क्स का है, सिर्फ डिस्टेंस लिख के आ जाना है कि मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर है। वो पांचवा सवाल है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव वॉस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन 0.05 रखेंगे, पॉइंट कटा वो डबल जीरो पर आया, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब छठा सवाल पूछा, ये 1 मार्क का सवाल था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 से फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी ना, 1 मार्क का था ये। छठा सवाल है कि अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इसके एप्लीकेशंस पूछ लिए, तो एक दो एप्लीकेशंस बता दो कि भाई क्रैक्स जो होते हैं उसको देखने में या फिर इकोकार्डियोग्राफी करने में, इन सब में यूज करते हैं। और नेम एन एनिमल दैट कैन हियर इट, एक एनिमल का नाम बताना जो कि इसको सुन सकता है। तो बैट है, बैट जो है चमगादड़, वो इसको सुन सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। तो ये इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ज्यादातर ना देखो एक ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया कि नहीं, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, और ये बड़ा बड़ा आसान है। तो यहाँ से साउंड चैप्टर से बड़े आसान आसान न्यूमेरिकल आते हैं। वी बराबर एन लैम्डा वाला फॉर्मूला याद रखना, वी बराबर न्यू लैम्डा जो मैंने कराया था, एन लैम्डा भी बोल सकते हैं उसको, तो वो फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। आप सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर लो, वही काफी है। अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और अगर आपको साइंस के और भी चैप्टर्स के लेक्चर देखने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।